एक आदमी अक्सर दिखता बाजू चढ़ाए गंदे हाथों के साथ खुशी खुशी इंजन्स को खोलते बंद करते। इस आदमी के लिए इंजन्स महज मशीन नहीं थी, उनमें जान बसती थी उसकी। आज की कहानी है ग्रीस लगे हाथों वाले उस आदमी की जिसने करोड़पति बनने के बाद भी इंजन रिपेयर करना बंद नहीं किया। ये वो शख्स था जिसका जिक्र तारीफ खुद क्रूर डिक्टेटर अडोल्फ हिटलर ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में की थी। वो आदमी जिसने अमेज़न के घने जंगलों में शहर बसाने की कोशिश की, पर प्रकृति ने उसे मुंह तोड़ जवाब दिया। साल था 1863। मिशिगन के ग्रीनफील्ड में एक खेत की शांति भंग हुई एक बच्चे की किलकारी से। ये बच्चा वो था जिसने सेट नॉर्म्स को न सिर्फ चुनौती दी थी, पर उनसे इतर जा कुछ बहुत बड़ा हासिल करके भी दिखाया। ये बच्चा कारण बना था एक क्रांति का जो रईसों के लिए नहीं, आम लोगों के लिए लाई गई थी। अगर आप अभी भी कंफ्यूज हैं कि वो कौन है, तो वो थे इस ब्रांड के फाउंडर, जिसे आप इस वक्त स्क्रीन पर देख सकते हैं। नाम था हेनरी फोर्ड, फादर ऑफ मास प्रोडक्शन। अब पहचान गए होंगे, है ना? नमस्ते, मेरा नाम है आस्था और आप देख रहे हैं खबरगांव। फोर्ड को एक ग्लोबल ऑटोमोबाइल ब्रांड बनाया था इस विजनरी आदमी ने। हेनरी के जन्म पर उनके मिशिगन फार्म की ही शांति नहीं टूटी थी, उनके जीवन ने भेदा था 19वीं सदी के सन्नाटे को इंजन्स की गड़गड़ाहट से। शायद कुछ हुनर इंसान साथ लेकर पैदा होता है, तभी तो बगैर किसी फॉर्मल एजुकेशन के हेनरी फोर्ड ने एक ऑटोमोबाइल जायंट बना डाला, जिसने उस दौर के और फ्यूचर के वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियर्स को हायर किया था। फोर्ड मोटर कंपनी के फाउंडर हेनरी फोर्ड ने 8वीं कक्षा के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी। एक्सपेरिमेंट्स किए, गाड़ियां डिजाइन की, फेलियर्स और सक्सेस भी देखे, और ये सब खुद सीख कर, चाहे ज्वेलरी शॉप में नौकरी हो या किसी फैक्ट्री में शिफ्ट, हेनरी ने सीखना बंद किया ही नहीं। वो इन लो पेइंग जॉब्स, जो एक्चुअली वक्त भी बहुत खाती थी, के बीच मशीनों के अपने ऑब्सेशन का ध्यान रखते गए। खुद सीखा, बनाया, फेल हुए, फिर सुधार किया, कुछ नया सीखा, पहले वाले प्रयास को बेहतर बनाया, और ये प्रोसेस तब तक जारी रखा जब तक वो सक्सेसफुल नहीं हो गए। इसका बेहद फेमस एग्जाम्पल है क्वाड्रीसाइकिल, हेनरी फोर्ड का पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट। ये एक 4 व्हीलर था जो समझिए कि 2 साइकिल्स को जोड़कर बना हो। इंटरेस्टिंग ये नहीं था, इंटरेस्टिंग ये था कि क्वाड्रीसाइकिल गैस पे चलती थी। तो चलिए इस सेल्फ टॉट जीनियस की कहानी शुरू से शुरू करते हैं। 30 जुलाई 1863 को जन्म हुआ हेनरी फोर्ड का। पेरेंट्स बेल्जियन इमिग्रेंट्स थे। पिता विलियम फोर्ड किसान थे और माँ का नाम था मैरी फोर्ड। हेनरी का अपनी माँ से गहरा लगाव था। उन्हीं की वजह से हेनरी का दिल खेतों में लगता, अदरवाइज उसे कोई शौक नहीं था फार्मिंग करने का। माँ थी तो सब था, यही समझ लीजिए। भले ही हेनरी एक किसान का बेटा था, पर उसका मन कभी खेती में लगा ही नहीं। हेनरी को अट्रैक्ट करती थी मशीन्स। जब बाकी बच्चे मुर्गियां पकड़ने या खेत जोतने में मशगूल होते, तब छोटा सा हेनरी गियर्स, लेवर्स और स्टीम वाली मशीनों में खोया होता। 1875 में हेनरी खेत में अपने पिता की मदद कर रहा था। तभी उसने खुद ब खुद चलने वाली एक चीज़ देखी। ये ट्रैक्टर से मिलती जुलती मशीन थी। हेनरी के लिए किसी जादू की तरह था। तो उसने ट्रैक्टर के इंजीनियर पर सवालों की बारिश ही कर दी। ये क्या है, कैसे चलता है, इसे कौन बनाता है, ये कितनी तेज़ी से चल सकता है। महज 12 साल के हेनरी को इस बातचीत से बहुत खुशी थी। खेती में वैसे उसका मन था नहीं, तो इसी इंजन को देखते देखते हेनरी ने तय किया कि अब वो खेती हाथ से नहीं करेगा, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसी ही मोटराइज्ड मशीनें खेत संभालेंगी। और वो मोमेंट उसके साथ हमेशा के लिए रह गया। इट वॉज देन दैट engines became the subject of Henry's interest and passion. 13 साल की उम्र में हेनरी ने एक पॉकेट वॉच को डिसमेंटल किया और पीस बाय पीस करीने से रीअसेंबल भी कर दिया। ये काम उन्होंने इतना सक्सेसफुली किया था कि लोग उसे लोकल वॉच रिपेयर बॉय बोलने लगे थे। पर हेनरी के लिए घड़ियां और उनका मैकेनिज्म तो बस एक शुरुआत थी। उसका सपना ऐसी मशीनें बनाने का था जो घड़ी की सुइयां नहीं, इंसानों को चला सके। मशीनों में गहरी दिलचस्पी ही वजह थी कि 16 साल की उम्र में हेनरी ने अपने फादर से परमिशन मांगी डिट्रॉइट जाकर एक इंजीनियरिंग जॉब करने की। अनमनी ढंग से ही सही, हेनरी के पिता ने हामी भर दी। आयरनी है कि जिस आदमी ने अमेरिकी ट्रांसपोर्टेशन को रेवोल्यूशनाइज किया, वो खुद अपने घर स्प्रिंगविल्स टाउनशिप से 9 मील पैदल चलकर डेट्रॉइट पहुंचा था, अपने सपने को सच करने। क्यों? क्योंकि यातायात के साधन ही सीमित थे। चलने के अलावा कोई और खास ऑप्शन था नहीं उस दौर में। बहरहाल सवारी पहुंची डेट्रॉइट, पर ये तो हेनरी के फार्म से बहुत अलग दुनिया थी। हेनरी बहुत चक्का था और खुश भी। इस शहर को चाहिए थे wannabe मशीनिस्ट्स, हेनरी फोर्ड के जैसे, जो सोशल थे, सीखने को आतुर थे और मशीनों से करते थे प्यार। तो अगले 10 साल हेनरी ने मन लगाकर काम किया और खूब सीखा, माइंड यू, खुद से। कोई स्कूल नहीं, कोई कॉलेज नहीं। कभी पैसे बहुत कम मिलते तो कभी सर्वाइवल के लिए पर्याप्त। पर हेनरी ने ठाना हुआ था कि जॉब्स ऐसी करेगा जो उसे सीखने का मौका और समय दोनों दे पाए। इन 10 सालों में हेनरी ने कई नौकरियां बदली, अपना नॉलेज बेस बनाया, एक्सपैंड किया और एक स्किल्ड मशीनिस्ट की रेपुटेशन भी बनाई।
नौकरियां ऐसी चुनी जहां सीख पाए, एक्सपेरिमेंट्स कर पाए। जैसे कुछ जगह पुराने स्टोर्स थे जिनमें पुरानी मशीनें आदि होती थी। हेनरी के मजे, एक्सपेरिमेंट्स के लिए सामान मिल जाता था। यही नहीं, अपनी अलग अलग नौकरियों में भी वो अलग अलग पार्ट्स को ऑब्जर्व करता, उनकी इंपॉर्टेंस और फंक्शनिंग समझता। यही थी हेनरी की एजुकेशन, सेल्फ टॉट, जैसा पहले बताया था। भले ही हेनरी ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, पर ऐसा नहीं था कि इस अर्ली एज एजुकेशन ने हेनरी को कुछ सिखाया नहीं। स्कूल में टीचर्स मैकगाफी रीडर्स से पढ़ाते थे। उस समय अमेरिका के स्कूल्स में मेजरली यही किताबें यूज होती थी। इन्हीं किताबों ने हेनरी को पढ़ने, लिखने, अच्छी वैल्यूज और जिंदगी के प्रैक्टिकल लेसन सिखाए। इनकी कहानियों में मेहनत, ईमानदारी और लगन जैसी वैल्यूज पर जोर दिया गया था। बचपन में सीखी हुई इन बातों ने हेनरी के सोचने का तरीका और काम करने के अंदाज पर खासा असर डाला। शायद यही सीख उन कारणों में से एक थी कि हेनरी फोर्ड कभी भी मेहनत से नहीं घबराए। बताया जाता है कि वो दिन में 16 घंटे काम करते थे। एक क्यूट आयरनी ये भी कि हेनरी उन चंद लोगों में से थे जिन्होंने 5 वर्किंग डेज अ वीक को प्रमोट किया था। शायद एक वर्कहॉलिक इंडस्ट्रियलिस्ट जानता था कि काम और पर्सनल लाइफ दोनों बेहद ज़रूरी होते हैं। खैर, अपनी सीख को असलियत में बदलने की हेनरी फोर्ड की कोशिश जारी रही। नौकरी लो पेइंग रही हो या वेल पेड, उनके अपने एक्सपेरिमेंट्स नहीं रुके। अपने घर के बगल में एक शेड में वो इंजन्स खोलते, सीखते, बनाते और नए नए आइडियाज आजमाते रहते। इन्हीं में से एक थी क्वाड्रिसाइकिल। हेनरी को आया एक आइडिया कि बाइसिकल को ही अपडेट किया जाए। उन्होंने सोचा क्यों ना 2 बाइसिकल्स को जोड़कर एक 4 व्हीलर बनाया जाए। उसके हल्के और स्पोक्ड रबर टायर्स नीचे से सपोर्ट देंगे और ऊपर एक कैरिज सीट ऐड कर दिया जाएगा फॉर सिटिंग। इसी ड्रीम व्हीकल पर हेनरी फोर्ड 2 साल तक काम करते रहे और फाइनली आया उनका पहला सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट, क्वाड्रिसाइकिल। क्वाड्रिसाइकिल थॉमस अल्वा एडिसन और हेनरी से जुड़ा एक इंटरेस्टिंग किस्सा है, आइए उसे जानते हैं। डिट्रॉइट पहुंच हेनरी ने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में नौकरी भी की। यहीं उनकी मुलाकात हुई थी थॉमस एडिसन से, वही एडिसन जिन्होंने लाइट बल्ब इन्वेंट किया था। इन दोनों की मुलाकात हुई थी एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी की एक कन्वेंशन में। साल था 1896। क्वाड्रिसाइकिल पर हेनरी काम कर ही रहे थे और पेट्रोल से चलने वाली गाड़ी का डिजाइन उस पर नजर पड़ी एडिसन की। एडिसन के सवाल पूछने पर हेनरी घबराए तो थे, पर फिर उन्होंने तर्क सहित एडिसन को यह बताया कि कैसे गैसोलीन पर चलने वाली गाड़ी बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियों से बेहतर है। साथ ही उन्होंने इस फैक्ट को भी हाईलाइट किया कि पेट्रोल पर चलने वाली गाड़ियां विंटर्स में बैटरी जमने की दिक्कत से निजात दिला सकती हैं। Being the genius he was, एडिसन ने हेनरी के पोटेंशियल को भांप लिया, उनको इनकरेज किया और कहा कि लगे रहो। इस एनकाउंटर के बाद एडिसन और फोर्ड की गहरी दोस्ती हो गई जो उनके बीच जीवन भर बनी रही। एडिसन अपने पैशन और नॉलेज के चलते इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर काम कर रहे थे, लेकिन 1912 में उन्होंने और हेनरी फोर्ड ने मिलकर एक सस्ती इलेक्ट्रिक कार बनाने की कोशिश की। हालांकि ये प्रोजेक्ट कभी मार्केट तक पहुंचा नहीं, लेकिन इन दोनों की दोस्ती बनी रही। 4 जून 1896 क्वाड्रिसाइकिल बनकर तैयार थी। टेस्ट करना था। एक दिक्कत थी कि हेनरी की ऑर्डर की कैरेज सीट अब तक आई नहीं थी। हेनरी ने तय किया, परे हटाओ, आज पहली बार ड्राइव तो करनी है ही। सुबह 3 बजे का समय था क्योंकि सड़कें और गलियां खाली मिलनी थी। तो तड़के तड़क हेनरी, उनकी वाइफ क्लारा, बेटे एड्सल को गोद में लिए सब घर के बाहर खड़े थे। हेनरी दौड़कर खुशी खुशी शेड में पहुंचे जहां यह व्हीकल रखा था, पर जैसे ही वो उसे पुश कर बाहर ढकेलने लगे, एक परेशानी उनके सामने खड़ी थी। इस 4 पहिया को बनाते बनाते उनका ध्यान इस बात पर गया ही नहीं कि क्वाड्रिसाइकिल का साइज उनकी शेड के दरवाजे से बड़ा हो गया। फिर क्या था, उन्होंने उठाई कुल्हाड़ी और जगह बना दी, दरवाजा तोड़ दिया ताकि टेस्ट ड्राइव व्हीकल बाहर निकल पाए। क्वाड्रिसाइकिल ऑन की, पहला गियर डाला और हेनरी निकल पड़े। 10 माइल्स प्रति घंटे की स्वीट सी स्पीड से ये 4 हॉर्स पावर इंजन चला जा रहा था। आगे एक जानकार मिला तो उसे करना था ओवरटेक, तो हेनरी ने डाला सेकंड गियर। स्पीड बढ़ गई 20 माइल्स प्रति घंटा। हेनरी की खुशी का ठिकाना ही नहीं था। आफ्टर ऑल ही वाज राइडिंग हिज फर्स्ट व्हीकल, जिसे वो 1 साल में बेचने वाले थे। क्यों? कुछ और बड़ा और बेहतर बनाने के लिए। 4 व्हीलर्स का एक बेहतर अपग्रेडेड मॉडल। उस दौर में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री नई थी, डेवलप हो रही थी धीरे धीरे। इट वाज सो न्यू कि किसी को नहीं पता था किसको क्या बोला जाए, इंडस्ट्री को क्या बुलाया जाए ये भी फिक्स नहीं था। गाड़ियों के लिए नाम नहीं था, लोग इन्हें बहुत नामों से बुलाते थे। हॉर्सलेस कैरेज, गैसोलीन वैगन, मोटरसाइकिल, मोटर कैरेज, ऑटो कैरेज इत्यादि। इनफैक्ट यूएसए की सबसे पहली कार रेस जो 1895 में हुई थी, उसमें एक और कॉन्टेस्ट रखा गया कि 4 पहिया वाहनों को आखिर बोला क्या जाए। और फिर आई फ्रेंच टर्म ऑटोमोबाइल, जिसे सबने एक्सेप्ट कर लिया। खैर, कहानी पर लौटते हैं। क्वाड्रिसाइकिल की सक्सेस के बाद हेनरी को मिला कॉन्फिडेंस और कुछ इन्वेस्टर्स। उन्होंने 1899 में डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी शुरू की जो असफल रही, पर कंपनी असफल हुई थी, हेनरी नहीं। रेस कार्स में दिलचस्पी थी तो उस डोमेन को एक्सप्लोर करने का तय किया।
हेनरी फोर्ड की रेस कारों में शुरुआती इंटरेस्ट ने उन्हें एक बड़ी पहचान दिलाने में बड़ा रोल अदा किया। साल 1901 में फोर्ड ने एक रेस कार बनाई और उसे खुद चलाया। इस कार का नाम था स्वीपस्टेक्स। उन्होंने इस कार से मशहूर ड्राइवर अलेक्जेंडर विंटन को हराकर सबको चौंका दिया था। इस जीत से उन्हें पूरे अमेरिका में पहचान मिली और उनके इंजीनियरिंग स्किल्स पर सबका ध्यान गया। रेसिंग के जरिए फोर्ड ने अपनी मशीनों की ताकत और अपनी प्रतिभा दुनिया को दिखाई थी। इससे और इन्वेस्टर्स भी उनकी ओर आकर्षित हुए जो आगे चलकर उनके बिजनेस में काम आए। हेनरी ने खोला अपना दूसरा बिजनेस वेंचर और भी तेज कार्स बनाई जैसे कि 999, जिसने स्पीड रिकॉर्ड्स तोड़े और हेनरी को बेहद पॉपुलर बना दिया। अब इन्वेस्टर्स चाहते थे कि हेनरी पैसेंजर कार्स भी बनाए, पर उन्हें बनानी थी रेस कार्स। एक नया इंजीनियर लाया गया, इत्तेफाकन उसका भी नाम था हेनरी फोर्ड की हुई बड़ी बहस और हेनरी फोर्ड को उन्हीं की कंपनी से निकाल दिया। हेनरी की मोटर कंपनी बंद हो गई होगी? नहीं, इट वॉज रीनेम्ड एज कैडिलैक ऑटोमोबाइल कंपनी जी। ये दूसरे हेनरी जो कंपनी इन्वेस्टर्स और बोर्ड मेंबर्स लेकर आए थे वॉज नन अदर देन हेनरी लेलैंड, कैडिलैक के फाउंडर। पर हेनरी फोर्ड कहाँ हार मानने वाले थे। अपने मन की करनी थी अपने हिसाब से, हर लिहाज से, और उन्होंने किया भी। रेसिंग में मिली सफलता के बाद हेनरी फोर्ड ने अपनी पहचान और भरोसे का फायदा उठाकर 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी की शुरुआत की। उनका मकसद सिर्फ तेज कारें बनाना नहीं था, बल्कि ऐसी कार्स बनाना था जो आम लोगों के लिए सस्ती, भरोसेमंद और टिकाऊ। 1908 में फोर्ड ने मॉडल टी कार पेश की जो बहुत ही सिंपल, मजबूत और आसानी से चलने वाली कार थी। इसकी कीमत इतनी कम थी कि एक आम अमेरिकी भी इसे खरीद सकता था और अगर इसमें कोई खराबी आ जाए तो इसे ठीक करना भी बेहद आसान था। पब्लिक ने इसे प्यार से नाम दिया था टिन लिजी। इसकी शुरुआती प्राइस था $850 जो बाद में $260 हो गया था। मॉडल टी के लॉन्च के 19 सालों में 1.5 करोड़ मॉडल्स बिके थे। जैसे जैसे इस कार की मांग बढ़ी, फोर्ड ने कार बनाने के तरीके में भी बड़ा बदलाव किया। 1913 में उन्होंने मूविंग असेंबली लाइन मतलब चलती बेल्ट पर कार बनाना शुरू किया। मूविंग असेंबली लाइन को समझते हैं। अंडर कंस्ट्रक्शन कार खुद एक बेल्ट पर मूव करती थी और वर्कर्स अपनी अपनी जगह पर खड़े रहकर काम करते थे। फर्ज कीजिए एक काम 5 से 6 फेजेस में होना है। मूविंग बेल्ट की बदौलत प्रोडक्ट मूव करेगा। हर फेज के वर्कर्स अपनी जगह खड़े खड़े अपना रिस्पेक्टिव काम निपटाएंगे और वो होते ही प्रोडक्ट जाएगा अगले फेज में। इस तरह वर्कर्स को बार बार इधर उधर जाना नहीं पड़ता था, प्लस उनका काम डिवाइड हो गया था और फिक्स्ड भी। मतलब अब एक कारीगर को तरह तरह के काम नहीं करने थे। वेल्डर को वेल्डिंग ही करनी थी, पेंटर को पेंटिंग करनी थी। नतीजन इससे काम की स्पीड बहुत बढ़ गई। जहां एक कार बनने में पहले 12 घंटे लगते थे, जी हाँ, एक कार 12 घंटे में, अब वही काम सिर्फ 93 मिनट्स में हो जाता था। 93 मिनट्स में एक कार बनकर तैयार होती थी। इससे लागत भी कम हो गई और कार और भी सस्ती बन गई। फिर आया एक और बड़ा ट्विस्ट। 1914 में हेनरी फोर्ड ने अनाउंस किया कि उनके फैक्ट्री वर्कर्स को $5 पर डे मिलेंगे, जो उस टाइम के एवरेज से मोर देन डबल था। पूरा इंडस्ट्रियल वर्ल्ड हैरान रह गया। लोगों ने उन्हें पागल तक कह दिया। लेकिन फोर्ड ने ये सब दया दिखाने के लिए नहीं, बल्कि स्मार्ट प्लानिंग के लिए किया था। कैसे, आइए समझते हैं। अच्छी सैलरी देने का मतलब था वर्कर्स ज्यादा लॉयल होंगे, नौकरी छोड़ने वाले कम होंगे, वहीं काम करने वाले लोग उनकी बनाई कार्स खरीद भी सकेंगे। फोर्ड ने सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाया था, कस्टमर बेस भी इंश्योर किया था। हेनरी फोर्ड एक फंडे को मानते थे, मेक द बेस्ट क्वालिटी गुड्स पॉसिबल एट द लोएस्ट कॉस्ट पॉसिबल, पेइंग द हाईएस्ट वेजेस पॉसिबल। 1920 के दशक तक फोर्ड हर घर का नाम बन चुका था और मॉडल टी अमेरिका की तरक्की और आज़ादी की पहचान बन गई थी। रेसिंग तो सिर्फ शुरुआत थी। हेनरी फोर्ड ने स्पीड और मूवमेंट को लोगों तक पहुंचा दिया था। पर नॉट ऑल दैट शाइन्स इज गोल्ड। यहाँ भी ऐसा था। हेनरी फोर्ड की कहानी सिर्फ सक्सेस और ब्रिलियंस की नहीं थी, इंटेंस ऑब्सेशन और रिजिडिटी की भी थी। हेनरी को लेबर यूनियन से नफरत थी। बहुत सालों तक वो यूनियंस का विरोध करते रहे, जब तक 1941 में वायलेंट स्ट्राइक्स ने उन्हें मजबूर नहीं कर दिया। हेनरी ने अपनी कंपनी में एक सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट भी बनाया था जो एम्प्लॉयज़ की पर्सनल लाइफ तक जांचता था। उनके घर, आदतें, साफ सफाई तक चेक की जाती थी। हेनरी फोर्ड चाहते थे कि जैसे मशीनें परफेक्ट काम करें, वैसे ही उनके वर्कर्स भी परफेक्ट चलें। इसके लिए उनकी प्राइवेसी में इन्वेड करने से भी फोर्ड को गुरेज न था। फोर्ड के फेमस $5 पर डे प्रोग्राम का हिस्सा था ये सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट। इसका मकसद था फोर्ड के मजदूरों की निजी जिंदगी पर नजर रखना और उसे कंट्रोल करना।
जो भी वर्कर $5 पर डे वाला ज्यादा वेतन पाना चाहते थे, उन्हें फोर्ड के बनाए गए स्ट्रिक्ट मॉरल रूल्स का पालन करना पड़ता था। इस काम के लिए 150 से ज्यादा इन्वेस्टिगेटर्स रखे गए थे। ये लोग वर्कर्स के घर जाते, उनके रहने की स्थिति देखते, उनके परिवार और पड़ोसियों से बातचीत करते और उनकी आदतों को भी इंस्पेक्ट करते थे। ये लोग साफ सफाई, पैसों को कितनी समझदारी से खर्चा जाता है, फैमिली स्टेबिलिटी और सबसे ज्यादा शराब से दूर रहने पर ध्यान देते थे। वजह, शराब पीना फोर्ड के नियमों के खिलाफ था और इसे बहुत बुरा माना जाता था। फोर्ड की नज़र खास तौर पर प्रवासी मजदूरों माने इमिग्रेंट्स पर टिकी रहती थी। उनका मानना था कि इन लोगों को अमेरिकन बनाना जरूरी है। सोशोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने इमिग्रेंट्स को अपनी भाषा, परंपराएं और जीवन शैली छोड़ने के लिए कहा और उन्हें वो सब अपनाने को भी मजबूर किया जो फोर्ड के हिसाब से पॉपुलर अमेरिकन वैल्यूज थी। इस बदलाव को सिंबॉलिकली दिखाने के लिए खास तरह के पब्लिक प्रोग्राम्स होते थे जिन्हें मेल्टिंग पॉट सेरेमनी कहा जाता था। इनमें मजदूर अपने एथनिक कपड़े उतारकर अमेरिकन कपड़े पहनते थे ताकि सबको दिखाया जा सके कि अब वो एक आइडियल अमेरिकन बन चुके हैं। हालांकि इस योजना में कुछ मदद भी दी जाती थी, जैसे इंग्लिश सिखाना और फाइनेंशियल एडवाइस, पर इसके बदले वर्कर्स को अपनी पर्सनल फ्रीडम और कल्चरल आइडेंटिटी को छोड़ना पड़ता था। सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट बहुत जल्द कंट्रोवर्शियल बन गया। क्रिटिक्स ने कहा कि ये डिपार्टमेंट मजदूरों की निजी जिंदगी में ज़रूरत से ज़्यादा दखल दे रहा था, उन्हें बच्चों की तरह कंट्रोल कर रहा था और सबको एक जैसा कल्चर अपनाने के लिए फोर्स कर रहा था। अगर कोई मजदूर फोर्ड के मॉरल एक्सपेक्टेशंस पर खरा नहीं उतरता तो उसे ज़्यादा वेतन से वंचित रखा जा सकता था, इवन उसकी नौकरी भी जा सकती थी। ये बात बहुत लोगों को खटकने लगी कि एक कंपनी ये तय क्यों कर रही है कि कोई इंसान अपने घर में कैसे जिएगा और उसी आधार पर उसे इनाम या सजा दी जाएगी। 1920 के शुरुआती सालों में जब बैकलैश बढ़ा और कंपनी के अंदर भी बदलाव आने लगे तो सोशियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को चुपचाप बंद कर दिया गया। आज इस डिपार्टमेंट को एक बोल्ड मगर अथॉरिटेरियन सोशल एक्सपेरिमेंट के रूप में याद किया जाता है। इसके अलावा फोर्ड की जिंदगी का एक लेसर नोन लेकिन हैरान कर देने वाला पहलू था उनका री इनकारनेशन माने पुनर्जन्म में यकीन। वो मानते थे कि वो पहले भी जी चुके हैं, शायद अमेरिकन रेवोल्यूशन के दौरान एक सैनिक के रूप में। इस विश्वास के चलते उन्हें मौत से बिल्कुल डर नहीं लगता था। उन्होंने एक बार कहा था, मौत बकवास है, जैसे उन्हें पूरी तरह यकीन हो कि वो फिर से लौटेंगे। लेकिन इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात थी फोर्ड की यहूदियों माने जूस के प्रति गहरी नफरत। 1920 के दशक में फोर्ड ने अपने अखबार द डियरबॉर्न इंडिपेंडेंट में यहूदियों के खिलाफ कई लेख छापे थे, जिन्हें बाद में द इंटरनेशनल जू नामक एक किताब में भी छापा गया। सबसे चिलिंग बात यह थी कि अडोल्फ हिटलर फोर्ड के बहुत बड़े प्रशंसक थे। हिटलर ने अपनी किताब मेन कैम्प में फोर्ड का जिक्र करते हुए उन्हें सिंगल ग्रेट मैन माने महान इंसान कहा था जो यहूदियों का विरोध कर रहा था। इतना ही नहीं, हिटलर ने अपने ऑफिस में फोर्ड की तस्वीर तक लगा रखी थी क्योंकि हिटलर की तरह हेनरी फोर्ड भी एंटीसेमेटिक माने यहूदी विरोधी थे। हालांकि बाद में फोर्ड ने पब्लिकली माफी मांगी थी, लेकिन उनकी छवि पर जो दाग लग गया था वो कभी नहीं मिटा। और फोर्ड की जिंदगी के चौंकाने वाले किस्से यहीं खत्म नहीं हुए। 1918 में उन्होंने फोर्ड मोटर कंपनी की जिम्मेदारी अपने बेटे एड्सल फोर्ड को सौंप दी, ये सोचकर कि अब वो खुद पीछे हट जाएंगे, लेकिन हेनरी फोर्ड को अपना कंट्रोल छोड़ना मंजूर नहीं था। आयरनी मच, राइट? वो बार बार एड्सल के फैसलों को नजरअंदाज करते, मीटिंग्स में उसे इंसल्ट करते और यहाँ तक कि उस पर नजर रखने के लिए जासूस तक रख दिए। जाहिर है इन सब का एड्सल पर मेंटल प्रेशर भी पड़ा। अफसोस की बात है कि एड्सल की सिर्फ 49 साल की उम्र में मौत हो गई और बहुत से लोगों का मानना है कि कंपनी और अपने पिता के दबाव ने ही उसकी जान ली। लेकिन कहानी अभी बाकी थी। 1943 में जब एड्सल की मौत हुई तब लगभग 80 साल के हो चुके हेनरी फोर्ड, जो अब धीरे धीरे डिमेंशिया माने भूलने की बीमारी का शिकार हो रहे थे, फिर से कंपनी की कमान संभालने लगे। दुनिया हैरान थी कि कैसे फोर्ड के अजीबोगरीब और उलझे हुए फैसले उस एम्पायर को तबाह करने की कगार पर ले आए थे जिसे उन्होंने खुद खड़ा किया था। आखिरकार जब उनके पोते हेनरी फोर्ड II ने कंपनी को संभाला, तब जाकर कंपनी तबाही से बच पाई। 1947 में जब 83 साल की उम्र में हेनरी फोर्ड की मौत हुई तो पूरी दुनिया ने एक टाइटन के जाने का शोक मनाया। उनकी बनाई 15 मिलियन से भी ज्यादा मॉडल टी कारें सड़क पर थीं। सच है कि हेनरी फोर्ड ने सिर्फ ट्रांसपोर्ट की दुनिया को नहीं बदला, बल्कि शहरों का नक्शा, वर्क आवर्स, गाँव की अर्थव्यवस्था और यहाँ तक कि लोगों की छुट्टियों का तरीका जैसे संडे ड्राइव, सब कुछ बदल दिया था। ऑल मेजरली फॉर द बेटर। हेनरी फोर्ड ने सिर्फ कारें ही नहीं बनाई, वो समाज को अपने तरीके से बदलने की कोशिश भी करते थे। क्या आप जानते हैं कि 1920 के दशक में उन्होंने अमेज़न के जंगलों के बीच एक पूरा शहर बसाया था। नाम था फोर्डलैंडिया। उनका मकसद था अपनी कारों के लिए रबर का स्टेबल सॉस बनाना और साथ ही अमेरिकी वैल्यूज को जंगल में लाना।
लेकिन जंगल जंगल था, दैट टू अमेज़न रेन फॉरेस्ट। वो नहीं माना। खराब प्लानिंग, बीमारियां और नाराज मजदूरों की वजह से वो शहर पूरी तरह बर्बाद हो गया। आज फोर्डलैंडिया एक घोस्ट टाउन है जो बताता है कि महत्वाकांक्षा जब अहंकार बन जाए तो उसका अंजाम क्या होता है। कहना गलत नहीं होगा कि हेनरी फोर्ड एक पैराडॉक्स तो थे ही, मतलब विरोधाभासों से भरे इंसान। एक किसान का बेटा जिसने दुनिया को मैकेनाइज्ड बना दिया, एक विजनरी जो मजदूर यूनियनों से डरता था, एक कैपिटलिस्ट जिसने मजदूरों की तनख्वाह बढ़ाई, एक देशभक्त जिसे तानाशाह ने सराहा, और एक पिता जिसने अपने ही बेटे के काम में अड़चन डाली। हेनरी फोर्ड ने दुनिया को सिर्फ गाड़ियां नहीं दी, उन्होंने काम करने का तरीका ही बदल दिया। असेंबली लाइन, इंडस्ट्रियल वेजेस, यहाँ तक कि आज का वीकेंड, शनिवार रविवार की छुट्टी, इन सब पर उनकी छाप है। क्लियरली उनकी कहानी साइलेंटली चलने वाला परफेक्ट इंजन नहीं, इट्स मोर लाइक एन एफिशिएंट एंड नॉइजी मशीन, तेज आवाज करती हुई, धुएं से भरी, जो इतिहास में अपनी छाप छोड़ गई। हेनरी फोर्ड वो इंसान थे जिन्होंने सिर्फ दुनिया को बदला नहीं, बल्कि उसे जबरदस्ती आगे बढ़ने पर मजबूर कर दिया, चाहे लोग उस बदलाव के लिए रेडी थे भी या नहीं। एंड दैट्स फिनोमिनल टू से द लीस्ट। फोर्ड का मानना था कि अगर कुछ नया बनाना है तो मशीन को फुल्ली समझना जरूरी है। 1903 में फोर्ड मोटर कंपनी शुरू करने के बाद भी वो हर टेक्निकल डिटेल में इन्वॉल्व रहते थे। एक मशहूर किस्सा है, जब उनके इंजीनियर्स ने कहा कि सस्ता V8 इंजन बनाना नामुमकिन है, तो फोर्ड ने कहा था जब तक बना ना लो काम करते रहो, और आखिरकार वो इंजन बन गया। आज की वीडियो यहीं तक। किसी और फेमस बिजनेस एम्पायर की कहानी आप चाहते हैं हम आप तक लेकर आएँ तो कमेंट सेक्शन खुला है। कैमरा के पीछे हमारे साथी सर्वेश, मेरा नाम है आस्था। देखते रहिए खबरगांव। शुक्रिया।